हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वायरल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक ऐसा सीरीज लेकर आऊँगा जहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और वो जो क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर और जो आपके जो टर्म 1 होने वाले हैं उसको लेकर। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्वेश्चनों को मिल सके। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं कहीं ना कहीं आप एक बार सॉल्व करेंगे। अगर आपका चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन सभी सवालों के आप जवाब भी देंगे और जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बार बार कमेंट करके दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन का, जिससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में व्यक्त हुई? पहला ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा है रूसी क्रांति और चौथा है औद्योगिक क्रांति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1789 में, ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और ये एक ऐसी क्रांति था जो हर एक लोगों के मन में एक आज़ादी दिलाने का एक जज्बा पैदा कर दिया, एक राष्ट्रीय भावना पैदा कर दिया हर लोगों के मन में। तो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो कहाँ से शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? देखिए जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये 1791 में भी नहीं, 1759 में भी नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या है? 1789 में। ठीक है, यहाँ पे पहले वहाँ राजा कौन थे उस समय? कौन था? लुइस 16। ठीक, वहाँ पे राज करते थे, जिससे वहाँ की जनता बहुत ही नाखुश थी और उसने उस राजा को क्या किया? मारकर वहाँ से अलग कर दिया, जिससे वहाँ पे खुद एक लोकतांत्रिक शासन बन गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप चैप्टर में देखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये लिया गया है। उस फ्रांसीसी कलाकार का नाम बताइए जिसने दुनिया को अपने सपने की कल्पना करते हुए, ठीक है, 4 प्रिंटों की श्रृंखला तैयार की। आप जैसे ही चैप्टर आप शुरू करेंगे हिस्ट्री का, तो आपको सबसे पहले इसी के बारे में बताया गया है, इस 4 प्रिंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आता है कि ये एक चीज़ से किसने बनाया था? तो आप सबसे पहले ऑप्शन जो दिया हुआ है गीता रे उतामारो का दिया है, रिचर्ड एमरो का दिया है, वोल्टेमेयर या फिर फ्रेडरिक सारियो। तो आपको अब पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो है वो एनसीईआरटी की सेकंड लाइन ही है कि फ्रेडरिक सारियो ने एक सपना देखा था, उसमें 4 प्रिंट बनाए गए थे, 4 पिक्चर के बारे में बताया था, उसी के बारे से कहानी ये शुरू होती है, पूरा यूरोप का राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि नए फ्रांसीसी ध्वज में कितने रंग थे? नए फ्रांसीसी ध्वज में कितने रंग थे? 2 रंग, तिरंगा, 7 रंग या फिर एकल रंग? तो कितने रंग थे इसमें? चौथे का देखिए, तो ये क्या था? आप देखे होंगे इसमें ना 2 रंग, ये गलत है ऑप्शन, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी इसमें कितने थे? तिरंगा था, 3 रंग थे इसमें। ठीक है, तिरंगा तो कितने रंग थे इसमें? 3 रंग थे। आज ये 5वें क्वेश्चन में स्टेट जनरल जो है किसके द्वारा चुना जाता था? पुरुष और महिलाओं के द्वारा, सक्रिय नागरिक के द्वारा, महिला और वरिष्ठ नागरिक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आप जानते हैं जो स्टेट जनरल थे, ठीक है, जो स्टेट जनरल जो थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे? बी वाला ऑप्शन, यानी इसका हो जाएगा सक्रिय नागरिक। ठीक है, सक्रिय नागरिक यानी जो नागरिक सक्रिय थे, जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उन लोगों को सक्रिय नागरिक माना गया। जो काफ़ी धनी थे और टैक्स पेयर जो थे, काफ़ी मात्रा में जो टैक्स करते थे, उन्हें ही सिर्फ क्या था? स्टेट जनरल चुना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया और सीधे बुक में लिखा भी है। स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? संघीय सभा, राज्यसभा, नेशनल असेंबली या फिर पीपल्स असेंबली? तो आप पढ़े हैं, अगर आप पढ़ें तो आपको आंसर तुरंत दिख गया होगा। ये जो इसका जो आंसर है वो है नेशनल असेंबली। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है? नेशनल असेंबली, यानी सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? देखिए जर्मनी जो था वो पहले क्या था, वो कई भागों में बटा हुआ था।
तो बाद में क्या हुआ, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से किसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भूमिका निभाई गई जिसमें एकीकरण हो सके। ठीक है, तो कौन सा था इसे देखो, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जर्मन सम्राट, ओटो वन बिस्मार्क, जोवन ग्रैंडफादर हेडर या फिर ऑस्ट्रियन चांसलर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखिए जो मेन आंसर है वो क्या है कि यहाँ पर प्रशिया के जो मुख्यमंत्री थे कौन, ओटो वन बिस्मार्क, ये थे मेन अग्रणी भूमिका निभाए थे किसमें, जर्मनी के एकीकरण में। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, वहाँ पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। तो पहला है कि संघीय प्रशासनिक व्यवस्था, नहीं ये नहीं है। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, हाँ ये जो ऑप्शन है वहाँ पर सही था, क्योंकि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी और ये बोला गया था कि हम लोग का एक मुखिया होगा, एक राजा होगा और वही क्या करेगा, सभी चीज़ों को देखेगा। तो यानी एक केंद्र बना दिया गया, जैसे हमारे इंडिया में होता है केंद्र सरकार होती है जो पूरी इंडिया को देखने का काम करती है, ऐसे वहाँ पर इस तरह से बना दिया गया था। प्रांतीय ये नहीं होगा, विकेंद्रीकृत नहीं होगा, यानी जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय बोलियाँ, ठीक है, देखिए क्षेत्रीय बोलियाँ को हतोत्साहित किया गया और डैश राष्ट्र फ्रांस की आम भाषा बन गई। ठीक है, डैश आम राष्ट्र यानी फ्रांस की आम भाषा बन गई। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी उसको तो आगे बढ़ाया गया, लेकिन जो मेन भाषा थी वो क्या बन गई, कौन सी भाषा बन गई जो मेन भाषा थी, तो देखिए अंग्रेजी बनी, नहीं ये गलत है। पोलिश भाषा ये भी नहीं थी, फ्रेंच भाषा। ठीक है, तो फ्रांस में जो बोली जाने मेन भाषा थी, जो राष्ट्रभाषा जिसे हम बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, जिसे क्या बोलते हैं नेशनल, अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो नेशनल लैंग्वेज क्या बना था, ये फ्रेंच बना था। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज क्या बना, फ्रेंच बना। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ये ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था, रूसी साम्राज्य, ऑटोमान साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य या फिर हैम्सबर्ग शासक, किसके अंडर में था। चलिए तो बाल्कन क्षेत्र जो था वो किसके अंडर में था, ऑटोमान साम्राज्य के अंदर में था। किसमें, ऑटोमान साम्राज्य के अंडर में था बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यंग इटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ये पक्का आप लोग रट लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आप एक नोट्स बनाकर उनमें लाइन बाय लाइन ये लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के जो टर्म 1 हो या फिर प्री बोर्ड हो वहाँ बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो इनमें से यंग इटली नामक गुप्त संगठन का गठन किया गया था, वो कौन था, किसने किया था, किसने किया था यंग इटली नामक गुप्त संगठन का। तो ये देखिए ऑटोमान बिस्मार्क नहीं, इन्होंने नहीं किया था, मेटरनिक नहीं किए थे, नेपोलियन भी नहीं किया था, ये किसने किया था, ग्यूसेप मेजनी ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आप भी लोग यहाँ पे आंसर देते रहिए और उसके अच्छे से इसको रट लीजिए, ताकि आपका जो भी प्री बोर्ड होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करे, हर जगह हो जाए। जैकोबिन क्लबों का क्या उद्देश्य था, जैकोबिन क्लबों का उद्देश्य क्या था, जैकोबिन क्लबों का उद्देश्य क्या था। ठीक है, लोगों का मनोबल गिराने के लिए, फ्रांस के खिलाफ बोलने के लिए, गतिविधियों और अभियानों को आयोजित करने के लिए या फिर विभिन्न जातियों के बीच सामूहिकरण करने के लिए। तो जैकोबिन क्लब क्यों बनाया गया था, जैकोबिन क्लब, देखिए ये जो अलग अलग जो अभियान चला रहे थे, जो गतिविधियां हो रही थी, अभियानों को आयोजित करने के लिए बनाया दिया था, क्या कर दिया गया था, एक जैकोबिन क्लब बनाया गया था। ये जो क्लब था ये लोगों का एक समूह होता था जो लगातार इस पर क्या होते थे, एक्टिव रहते थे। ठीक है, आगे देखिए 13 क्वेश्चन, कौन सा वाक्य यूटोपियन सोसाइटी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, कौन सा वाक्य यूटोपियन सोसाइटी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ऐसा समाज जहाँ सभी समान हो, ठीक है, एक व्यापक संविधान वाला समाज या एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी साकार नहीं किया जा सकता, एक लोकतांत्रिक समाज। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 13 जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसमें से 13। देखिए ये जो था यूटोपियन सोसाइटी, एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी साकार नहीं किया जा सकता। एक यूटोपियन सोसाइटी का मतलब क्या था कि एक आदर्शवादी समाज था जिसे कभी भी, यानी ये सी वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन कौन बनाया। देखिए अभी यंग इटली था,
अब यहाँ पर यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन किया, ठीक है, का गठन किया। किसने किया था, किसने किया था? देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी पहला ऑप्शन है ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है, पहला ऑप्शन है ओटोमन बिस्मार्क और दूसरा ऑप्शन आपको है गिउसेप मेजिनी और तीसरा मेटरनिक और गैरीबाल्डी। तो देखिए यहाँ पर जो 14 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी गिउसेप मेजिन। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इन्होंने ही बनाया था। अगला देखते हैं, क्रांतिकारी युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सेनाएं किस विचार को विदेश ले गई? क्रांतिकारी युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सेनाएं किस विचार को विदेश ले गई? निरंकुशता, राष्ट्रवाद, युद्ध रणनीतियाँ या फिर हिंसा और रक्तपात। तो ये क्या हो जाएगा इसमें आंसर? देखिए जो क्रांतिकारी युद्ध थे उनके माध्यम से फ्रांस की सेनाएं किस विचार को यानी विदेश ले गई, तो किस विचार को ले गई? देखिए क्या होता था, जब एक जगह कहीं क्रांतिकारी युद्ध होते थे तो जब यहाँ के लोग किसी दूसरे जगह पर जब जाते थे तो अपनी सारी जो भी विचार थी देशभक्ति को लेकर उनको लेकर जाते थे, जिससे ये होता था कि यहाँ के जब विचार यहाँ जाते थे तो यहाँ पर भी देशभक्ति यानी राष्ट्रवाद की भावना जग जाती थी और इनको भी लगता था कि हम भी अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो आपको आंसर अब पता चल गया होगा, यानी क्योंकि किसको लेकर जाती थी, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद को लेकर जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था, यूरोप राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कि किसमें, राष्ट्र आधुनिक राज्य से, बहुराष्ट्रीय राज्य से या फिर कई यूरोपीय। तो ये राष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जुड़ा हुआ था, तो क्या, राष्ट्र राज्य, ठीक है, यानी ये वाला ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन के समय में फ्रांस में किस प्रकार का शासन लागू किया गया? देखिए नेपोलियन के समय में फ्रांस में किस प्रकार का शासन लागू किया गया था? तो देखिए संघीय शासन, पहला ऑप्शन आपका आ जाता है कि संघीय शासन, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था। लोकतंत्र, तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र भी नहीं था। यहाँ पर देखिए ये नेपोलियन जो था, पहले तो जब आया था नेपोलियन वहाँ पे, तब तो वहाँ पे लोकतंत्र था, लेकिन इसके आने के बाद इसने क्या किया, चेंज कर दिया और वहाँ पर ला दिया क्या, राजतंत्र। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सी होगा, ये जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि निसंदेह नेपोलियन ने फ्रांस में डैश को नष्ट कर दिया। अब देखिए किसको नष्ट कर दिया, यानी क्या चीज़ था वहाँ पे, तो लोकतंत्र था वहाँ पे, तो लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। तो किसको नष्ट कर दिया, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में व्यवस्था को कुशल और तर्कसंगत बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया? देखिए यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है ये कि फ्रांस में व्यवस्था को कुशल और तर्कसंगत बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया? प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया, विभिन्न भूमि सुधारों को लाया गया, सेना पर ध्यान दिया, वित्तीय सुधारों पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है आपको। देखिए तो उसने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने क्रांतिकारी जो सिद्धांत थे उसको शामिल किया। जैसे ही वह कुशल तंत्र बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में 1804 के नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए आप क्या बोल सकते हैं, प्रशासनिक संहिता नहीं, ये भी नहीं, न्याय संहिता ये भी नहीं, नेपोलियन कोड ये था। देखो 1804 ये किस नाम से जानते हैं, नेपोलियन कोड नाम से जानते हैं। इसमें नेपोलियन ने बताया था सभी की समानता की बात की थी, समानता की, दूसरा न्याय की बात किया था, ठीक है, और इसमें और क्या बात बताया था, सबको क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति रखने का अधिकार, जो संपत्ति रखने का अधिकार है इसको भी इन्होंने दिया था। इन सब चीज़ों के वजह से नेपोलियन जाना जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और कई तरह का टैक्स भी आता है, कई तरह के टैक्स को भी इन्होंने ख़त्म कर, जैसे ज़मींदारी हो गया, इन सब तरह के टैक्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 21, 1804 का नागरिक संहिता में था। अब देखिए क्या क्या था, ये क्वेश्चन आगे अभी मैंने बताया है। तो जो 21 क्वेश्चन देखिए, जन पर आधारित अधिकार था,
दूसरा ऑप्शन है जन्म पर आधारित सभी विशेषकारों को समाप्त कर दिया, कानून के समझ समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सूचित कर दिया। संपत्ति का अधिकार नहीं, नहीं ये भी गलत है, समानता नहीं है। ये जो बी वाला ऑप्शन है आपका सही है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैंने पीछे जस्ट इसके बताया ही। आ जाइए, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया? देखिए अभी यही क्वेश्चन था, तो कब किया गया था? 1804 में किया गया था। ठीक है, आज ये अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, क्रांतिकारी सेना रेड शर्ट की स्थापना किसने की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रांतिकारी सेना रेड शर्ट की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्रांतिकारी सेना रेड शर्ट की स्थापना किसने की थी? देखिए ये जो रेड शर्ट की स्थापना जो था वो किसने किया था? विल्सन ने, जॉर्ज अलेक्जेंडर सेकेंड ने, गैरीबॉल्डी ने या फिर मैटरनिक ने। तो ये याद रखिएगा, रेड शर्ट जैसे ही नाम आता है तो रेड शर्ट जो है ये किसने किया था? गैरीबॉल्डी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस राज्य का नाम बताइए। ठीक, उस राज्य का नाम बताइए जिसने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक इटली को एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसने किया था? उस राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा था? क्योंकि आपको पता है कि इटली के, देखिए आपको पहले से पता है कि इटली के एकीकरण में किसका हाथ है? ये प्रसा का हाथ है। ठीक है, प्रसा सबसे इम्पोर्टेंट था, तो प्रसा यानी प्रसियाई जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? राज्य था जिसने सबसे ज़्यादा, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जोलवेरिन था, जोलवेरिन क्या था? जोलवेरिन क्या था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोलवेरिन क्या था? तो जो जोलवेरिन था वो क्या था? देखिए जो जोलवेरिन था एक क्या था? राजनयिक संस्थान था, कस्टम यूनियन था, प्रशासनिक संघ था या फिर ट्रेड यूनियन था? तो देखिए ये जोलविन वेरिन जो था ये क्या था? एक तरह का एक टैक्स था। ठीक, एक तरह का जो टैक्स था ये। ठीक है, कई राज्यों ने मिलकर अपने आप मतलब ग्रुप में बनाया था, तो इसे बोलते हैं कस्टम यूनियन। यानी यहाँ पर जो है वो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? देखिए उस समय कौन था? तो ये चीज़ आपको पता है कि उस समय जो सम्राट था वो कौन था? लुइस 16 था। तो ये आंसर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर तौलने वाले तराजू का जोड़ा किसका प्रतीक है? आजकल यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जब आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे जज के जस्ट पीछे इस तरह का बना होता है, जहाँ पे एक तराजू लिए दो ऐसे खड़े रहते हैं लोग, एक लेडी खड़ी रहती है और उसकी आंखों पर क्या होता है? पट्टी बंधा होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधा होता है। तो इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ये पूछा जा रहा है ये किसका प्रतीक है? ठीक है, ये किसका प्रतीक है यही पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि न्याय का। चूँकि आपको पता है कोर्ट में है तो इसका मतलब क्या है? न्याय का प्रतीक है कि सबको एक समान न्याय मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया? ठीक है, 28 क्वेश्चन किसने अपनाया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है गैरीबॉल्डी, दूसरा ऑप्शन है ओटोमान बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है मैजिनी और या फिर मैटरनिच। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 28 का? 28 ये हो जाएगा आपका ओटोमान बिस्मार्क। ओटोमान बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जर्मनी का एकीकरण किस संधि द्वारा पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस संधि द्वारा पूर्ण हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि, वियना की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि, वियना की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी, और ये क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मताधिकार क्या है? मताधिकार क्या है? जैसा कि आप जानते हैं मताधिकार क्या है, तो ये क्या होता है? संपत्ति का अधिकार होता है? नहीं। न्याय का अधिकार होता है? नहीं।
विषयगत करने का अधिकार नहीं, यानी कौन सा अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी फ्रांस में वोट और निर्वाचित होने का विशेष रूप से डैश को दिया गया है। क्रांतिकारी फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार किसे दिया गया है? ठीक है, किसे दिया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने पहले बताया, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा थी उन्हें ये अधिकार था किस चीज़ का, वोट डालने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि 1833 में हैम्सबर्ग में न्यूरेमबर्ग तक अपना माल बेचने के लिए यात्रा करने वाले व्यापारी को डैश से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ टैक्स लगा हुआ था, लेकिन वो टैक्स कितना था, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कितना टैक्स से गुजरना पड़ता था, तो उनको जो टैक्स लगता था वो 11 शुल्क संबंधाएँ लगती थी। ठीक है, ये पहला, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये नया है, आप लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे। प्रस्याय की पहल पर, देखिए प्रस्याय की पहल पर सीमा शुल्क संघ और जोल्वेरिन का गठन कब किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्यों को शामिल किया गया था। अधिकांश जर्मन राज्यों को शामिल किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा 33 का आंसर, 1836, 1834, 1837 या फिर 1934। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 1834। ठीक है, 1834 में किया गया था। सीमा शुल्क या जबलिन ने क्या किया, देखिए सीमा शुल्क या जबलिन ने क्या किया, समाप्त कर, नहीं। टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मुद्राओं की संख्या को क्या कर दिया गया था, 30 से 2 गुना कर दिया गया था। यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन की हार कब हुई? आपको पता है कि जर्मनी, प्रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सभी लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और नेपोलियन को कब हराया था, ये 1815 में। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। 1815 में इसको हराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, रूढ़िवाद क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद क्या है, तो रूढ़िवाद क्या था, जल्दी से बता दीजिए। समाज प्रसक्त नियम, सामाजिक मानदंड रूढ़िवादी बन गए। राजतंत्र, चर्च, सामाजिक रीति रिवाज, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाए, विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग मानदंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप। ये जो होता है, देखो ये राजतंत्र, चर्च, सामाजिक रीति रिवाज, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें ये वाला जो आपका आंसर है वो सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तीनों क्या है, गलत है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना की संधि कब हुई और इसमें भाग लेने वाले, ठीक है, वियना कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात हो रही है कि वियना की संधि कब हुई और इसमें भाग लेने वाले कौन से देश थे। ठीक है, तो कौन से देश थे इसमें भाग लेने वाले, देखिए इसमें कौन कौन देश है, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया। ठीक है, देखिए इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशिया के साथ साथ ऑस्ट्रिया भी शामिल था और 1815 में हुआ था। इन्हीं देशों ने क्या किया था, मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को इन्हीं देशों ने मिलकर क्या किया था, हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैजिनी कौन था, उन्होंने क्या किया। मैजिनी कौन था, उन्होंने क्या किया। देखिए मैजिनी जो था फ्रांसीसी क्रांतिकारी, जिसने क्लब गठित किए, नहीं। ब्रिटिश राजनेता था, देखिए गलत, ये तो गलत है, पूरा गलत है। रूसी राजनेता था, ये भी नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या था, मैजिनी जो था एक इटालियन क्रांतिकारी था जिसने 2 गुट संगठनों की स्थापना की। मर्सिले जो था वह यंग इंडिया, ठीक, यंग इंडिया इटली वन में यूरोप के राजतंत्र का विरोध किया था। तो ये डी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने, मेजली ने, मेटरनिच ने, लुई फिलिप ने। किसने कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो मेटरनिच है। ठीक है, मेटरनिच ने कहा था। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ग्रीस को एक राजतंत्र राष्ट्र के रूप में
मान्यता दी गई थी ग्रीस को। ठीक, तो ग्रीस को अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी वियना की संधि में, वर्साई की संधि, सेंट जर्मेन की संधि या 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की संधि, किसमें यह कहा गया था। ठीक है, तो देखिए 1832 का संधि हुआ था जिसे हम कुस्तुनतुनिया संधि बोलते हैं, इसी में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकीकरण से पहले इटली कितने भागों में विभाजित था। एकीकरण से पहले इटली कितने विभागों में विभाजित था, तो क्या हो जाएगा 7 विभागों में। ठीक है, 7 तरह से क्या था, ये डिवाइड था। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे। ओटो वान बिस्मार्क, काबूर, मेजिनी, गैरिबाल्डी, कौन थे। 42 का आंसर दे दीजिए जल्दी से, कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओटोमान बिस्मार्क नहीं होगा, मेजिनी भी नहीं होगा, गैरिबाल्डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा काबूर। ये काबूर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंकर कौन थे। जंकर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जंकर कौन थे, तो देखिए जो जंकर होते थे वो सैनिक नहीं, बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी उन्हें जंकर बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1871 में वर्साई में आयोजित समारोह में किसे जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। किसे जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। विलियम्स ई, ऑटोमान बिस्मार्क, केसर विलियम या फिर मैटरनिक, किसे घोषित किया गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मैटरनिक। जो मैटरनिक था डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्हें ही सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि रूमानीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सहमति से सरकार की अवधारणा, बाजारों की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक आंदोलन, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा रूमानीवाद के संबंध में। तो 45 यानी देखिए रूमानीवाद का मतलब होता है सांस्कृतिक आंदोलन, यानी अपने संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन, तो उसे क्या बोलते हैं रूमानीवाद बोलते हैं। 1861 में अगला क्वेश्चन 1861 में डैश संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। कौन संयुक्त राजा घोषित किया गया था 1861 में। विक्टर इमैनुअल सेकेंड, केसर विलियम फर्स्ट, नेपोलियन या फिर मैजिनी। जल्दी से बता दीजिए और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये चले और लोगों को इस जो भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में है कहीं ना कहीं उनको MCQ की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक मौका है जिससे हम हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। बस वो इसको पढ़ें और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इन्होंने संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटावली स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे प्रसिद्ध है जिन्होंने रेड शर्ट आर्मी की स्थापना की। तो रेड शर्ट आर्मी की स्थापना किसने की थी, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन उसका तरीका दूसरा था। 47 देखिए ये गैरिबाल्डी ने की थी। रेड शर्ट का जब भी नाम आए रेड शर्ट, ठीक है, तो आप याद रखिएगा गैरिबाल्डी, ठीक है, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो सबसे गंभीर जो क्षेत्र था वो कौन सा था। दक्षिण यूरोप नहीं, मध्य यूरोप भी नहीं था, बाल्कन क्षेत्र जो था वो सबसे क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। प्रत्येक शक्ति देखिए प्रत्येक शक्ति रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ का मुकाबला करने के लिए उत्सुक थी। ये डैश के प्रमुख कारणों में से एक बन गया। ठीक है, जो उत्सुकता ये था ये बहुत बड़ा कारण बन गया जिसके वजह से क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे लास्ट 50वां क्वेश्चन कि 50वां क्वेश्चन आपको है आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था, 1798 में, 1821 में, 1801 में, 1799 में। तो कब किया गया था, तो ये जो ऑप्शन है आपका वो आ जाएगा इसमें सी, यानी 1801 में ज़बरदस्ती जो था यूनाइटेड किंगडम में किसको शामिल किया गया था, आयरलैंड को शामिल किया गया था। इस तरह से
हम लोगों ने आज का जो टारगेट था 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आगे ऐसे ही सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों लगातार सभी को फ्रेंड को शेयर करिए ताकि ये इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कॉपी में लिखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं एग्जाम में अच्छे से आप कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।